गुड आफ्टरनून। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे होमवर्क वाला डे 9, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड डीपीपी सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि अगर किसी स्पेस में किसी जगह पर पोटेंशियल की ये इक्वेशन हो तो ओरिजिन पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। ओरिजिन पर रखे चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन, और ओरिजिन पर कोई चार्ज रखा हुआ है कितने माइक्रोकूलम का। ये चार्ज है आपका, देखिए 2 कूलम का। 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और हमें इस पर फोर्स फाइंड करना है। तो अगर हमें इस पर फोर्स फाइंड करना है तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, और तब हम फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे बाय द फार्मूला F = QE। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करिए ओरिजिन पर। तो क्योंकि पोटेंशियल x, y और z तीनों का फंक्शन है, तो हमें Ex, Ey और Ez तीनों को देखना है, समझना है। तो डेवर v ओवर डेवर x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। आइए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना जानते हैं ना, केवल x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो 6 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, -8y² बाहर आ गया, x का 1 हो गया। वो दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं इसलिए 0 हो गया। आगे वो दोनों भी कांस्टेंट हैं इसलिए 0 हो गया। लास्ट में वो पूरा कांस्टेंट है, वो भी, उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। सो दिस बिकम -6 - 8y², ठीक है ना। और ओरिजिन पर हमें फाइंड करना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0, ठीक है ना। 0, 0, 0, बात समझ में आ रही है। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y की जगह पर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, -6 वोल्ट पर मीटर। आ जाइए अब Ey को फाइंड करें। माइनस डेवर v ओवर डेवर y, डेवर का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब केवल y को वेरिएबल माने, बाकी सबको कांस्टेंट माने, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो 0। यहाँ पर देखें तो -8x बाहर आ गया और y² का डिफरेंशिएशन 2y। केवल y को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। -8y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस 6z y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और आगे पूरा कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये माइनस का 16xy, फिर -8 + 6z, और y और z की जगह पर क्या रखना है बताओ, 0, 0 रखना है, क्योंकि हमें ओरिजिन पर फील्ड फाइंड करनी है। तो ओरिजिन पर फील्ड फाइंड करने के लिए हमें x, y और z को 0, 0, 0 रखना है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। तो कितना आ गया बताइए, +8 वोल्ट पर मीटर। अब हम लोगों को Ez फाइंड करना है ना। तो Ez फाइंड करने के लिए डेवर v ओवर डेवर z करेंगे। केवल z को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो माइनस साइन लगा दिया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर 6y बाहर आएगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और -8z, है ना, इसका डिफरेंशिएशन -8z। और अब क्या रखना है बताइए, y = 0 और z = y = 0, z = 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ गया पूरा 0। हाँ, 0, 0 मतलब 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनी वो कितनी बनी, देखिए ध्यान से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी वो बनी √Ex² + Ey² + Ez², है ना, यानी कि √36 + 64 + 0
मीन्स अंडर रूट 100 मीन्स 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। ये 6 है तो इसका स्क्वायर 36 और ये 8 है इसका स्क्वायर 64, 100 हो गया, अंडर रूट 100 मतलब 10 वोल्ट पर मीटर। तो आइए अब फोर्स फाइंड करें। किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कूलम का फार्मूला भी हो सकता है, और अगर कूलम का फार्मूला लगने की स्थिति नहीं है तो हम लोग F = QE से भी फोर्स निकाल सकते हैं। कूलम का फार्मूला तब लगता है जब दो चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और ये फार्मूला तब लगता है जब एक चार्ज होता है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। ये देखिए ये चार्ज है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और हमें इस पर फोर्स निकालना है। तो 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देख लिया आपने, समझ लिया सब लोगों ने, ठीक से देख लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जब पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो केवल x को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। जब केवल y के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन तो केवल y को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो केवल z को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ये भी हाँ, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन 0 0 0, और यहाँ पर देखिए हाँ 0, यहाँ पर देखिए 6y बाहर आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और -4 और z² का 2z, तो 2z मतलब कितना हो गया 8z। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमें अल्टीमेटली x, y और z की जगह पर 0 0 0 रखना है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो Ez आया ही नहीं। Ez कितना आ गया बताइए? Ez आ गया 0। इस प्रकार से हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया और फिर हमने फोर्स को फाइंड किया। बात समझ में आ गई ठीक से? फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ दीज एट मासेस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चार्ज Q है और पोटेंशियल V1 और V2, रेडियस दोनों का R है। तो R की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है ना। तो V1 भी इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और V2 भी इतना ही होगा। सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके सेंटर पर V1 और इसके सेंटर पर बोलो V2। तो V1 और V2 हमको फाइंड करना है। तो देखिए V2 भी ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि दोनों आर्क पर चार्ज सेम है और दोनों आर्क का रेडियस सेम है। आर्क की वजह से सेंटर पर कभी पोटेंशियल फाइंड करना हो, चार्ज Q है, देखिए आर्क पर चार्ज Q है और इसकी वजह से हमें सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखिए ये दोनों किनारों को मिला देंगे तो ये देखिए रेडियस दिखाई पड़ेगा, और तब सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप ये सवाल तुरंत ही हैंडल कर लेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। फार्मूलों का बहुत महत्व है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है और ऑब्जेक्टिव पेपर में फार्मूलों का बहुत महत्व है, ठीक है। समझना भी है और फार्मूले भी याद रखने हैं। अब यहाँ पर जो आंसर हमको निकालना है लैम्डा के फॉर्म में निकालना है। θ1, इसका थीटा दिया है 60 डिग्री और इसका थीटा दिया है 180 डिग्री। तो अब हम तुमको ये बता दें पहले कि आर्क की वजह से अगर सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो लैम्डा के फॉर्म में जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, दोनों किनारों को सेंटर से मिला देंगे तो दो रेडियस हमको दिखाई पड़ जाएंगे, और ये एंगल थीटा जो आर्क की तरफ होगा वो हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा थीटा, और फिजिक्स में थीटा कभी भी खुला हुआ रखा हो तो उसको हमेशा रेडियन में रखा जाता है। अगर थीटा साइन के साथ है या कॉस के साथ है या टेन के साथ है तो चाहे डिग्री में रखें चाहे रेडियन में रखें, लेकिन अगर थीटा अकेले है तो हमेशा उसको रेडियन में रखा जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले का लैम्डा और थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियन, और V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा थीटा, और वहाँ पर थीटा कितना है बताइए 180 यानी कि पूरा पाई रेडियन। तो जब दोनों को हमने डिवाइड किया तो π/3 अपॉन पाई से पाई कैंसिल आ गया और ये आ गया 1:3।
3। तो अच्छा सवाल है ऑप्शन डी, अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला मैं आपको देखिए बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना। अभी कुछ बैचेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाना बाकी है, ठीक है ना। तो वो लोग इस पोटेंशियल वाले डीपीपी को जब पढ़ लें तब भी देख सकते हैं, और अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो बिना पढ़े भी इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो भी आप इसको समझ सकते हैं। फॉर्मूले देखते जाइए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है ये भी देखते जाइए, समझते जाइए। यहाँ पर दो शेल्स हैं और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो देखिए सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया यानी कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, इनर शेल का रेडियस a है और आउटर शेल का रेडियस b है ना। और हमें सेंटर पर फील्ड फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हालो स्फीयर का रेडियस अगर r है और चार्ज q है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर है, तो सरफेस पर पॉइंट A मान लें, ठीक है ना। पहले फार्मूला बता रहे हैं। ये पॉइंट अगर हम A मान लें और अंदर कोई पॉइंट अगर हम B मान लें, सरफेस पर पॉइंट A मान लिया और अंदर कोई पॉइंट B मान लिया, और यहाँ पर कोई पॉइंट C मान लिया, या सेंटर को चलो हमने C मान लिया, चलो हमने सेंटर को C मान लिया, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस पर पोटेंशियल और अंदर पोटेंशियल और सेंटर पर पोटेंशियल सब सेम होते हैं, जिनके फॉर्मूले क्या होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस, या फिर सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूले होते हैं। हमने Q को रिप्लेस कर दिया है। हमने Q को कैसे रिप्लेस कर दिया, देखिए सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से सिग्मा, तो Q को रिप्लेस किया जा सकता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से। इस प्रकार से हमने Q को रिप्लेस कर देना है और नया फॉर्मूला सिग्मा के फॉर्म में तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो जब हमने Q को रिप्लेस किया तो क्या हुआ बताइए। देखिए देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर हमने रखा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हुआ R, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और R से R कट गया, तो क्या आ गया बताओ, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, R रेडियस है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमें सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसकी वजह से लिखेंगे और इसकी वजह से भी लिखेंगे। दो शेल हैं तो दोनों की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे। आइए लिखना शुरू करें। एट सेंटर B इज इक्वल टू, छोटे वाले शेल की वजह से सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़े वाले की वजह से सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। छोटे वाले का रेडियस A है और बड़े वाले का रेडियस B है, तो R की जगह पर यहाँ पर A रखेंगे और बड़े वाले की वजह से R की जगह पर, रेडियस की जगह पर B रखेंगे। इस प्रकार से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके हमारा आराम से आंसर बन गया। लेकिन इतनी आसानी से आंसर तब बना जब हमको ये फार्मूले अच्छे से याद थे। चार्ज वाले फार्मूले, जो फार्मूले चार्ज के फॉर्म में होते हैं वो तो सबको याद रहते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले सिग्मा के फॉर्म में होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं। तो इसको याद रखिए और इसको भी याद रखिए। यहाँ पर दो स्फीयर्स हैं, हॉलो स्फीयर्स हैं। एक का रेडियस R है और एक का रेडियस 3R है। और क्वेश्चन है कि जब हमने अंदर, अच्छा बाहर वाले पे चार्ज Q है। क्वेश्चन है कि जो हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, तो अंदर वाले स्फीयर में नया चार्ज कितना होगा। अंदर वाले स्फीयर में पहले कोई चार्ज नहीं है और अर्थिंग करने के बाद अंदर वाले स्फीयर में कितना चार्ज आ जाएगा। जब किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये रेडियस R है, ये रेडियस देखिए 3R है,
और हमने अंदर वाले शेल को अर्थ कर दिया। ये देखिए अर्थ कर दिया, तो अंदर वाले शेल पे माना कि चार्ज कितना आ गया बताइए, क्यू डैश चार्ज आ गया, और अंदर वाले शेल का पोटेंशियल V1 और बाहर वाले शेल का V2, तो V1 विल बिकम 0 क्योंकि अर्थिंग कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो जिस बॉडी को भी हम अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो जाता है। तो V1 इज इक्वल टू 0, तो V1 लिखिए। V1 कैसे लिखा जाएगा, हाँ Q डैश की सरफेस है तो रेडियस लिखेंगे, और हाँ Q डैश की सरफेस है तो रेडियस लिखेंगे अपॉन में, और कैपिटल Q के अंदर है तो वहाँ भी रेडियस लिखेंगे। इस Q के अंदर है ना ये पॉइंट, तो अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, तो Q बाई कितना लिखेंगे बताइए, 3R लिखेंगे, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से Q डैश बाई R माइनस प्लस Q बाई 3R इज इक्वल टू 0। सो Q डैश बाई R इज इक्वल टू माइनस Q बाई 3R, है ना, R कैंसिल कर दीजिए और बहुत आराम से ये रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q बाई 3, है ना। अंदर वाले पे पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने इसको अर्थ कर दिया तो इस पे चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, माइनस Q बाई 3। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलकर चले गए और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देख लिया समझ लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है पर है इंपॉर्टेंट। छोटे वाले पर पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने इसको अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, और साथ ही साथ उस पर कुछ चार्ज आ गया, और हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो आया कितना बताइए, माइनस Q बाई 3। माइनस चार्ज आया मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकते हैं भाई, जब अर्थ से जोड़ा है तो अर्थ से ही आएंगे, और कहाँ से आएंगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। If potential difference between point A and point B is V, then electric field at point B। ये देखिए ये रेडियस R है और ये पूरी जो दूरी है ये जिसको हम लोग स्मॉल r कहा करते हैं, ये कितना है बताइए, 3R है। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो पॉइंट B पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दिक्कत क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, ये दूरी भी दी हुई है, तो B पर फील्ड निकालने में क्या दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमें स्फीयर पर चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्फीयर पर चार्ज हम मान लें और पहले हम चार्ज को निकाल लें। तो माना कि स्फीयर पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ये माना गया, ये दिया नहीं है, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज VA माइनस VB, जिसे क्वेश्चन में V कहा गया है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले A पर पोटेंशियल लिखिए Q बाई R, है ना, और फिर B पर पोटेंशियल लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पूरी दूरी मतलब बोलो 3R। इस तरीके से, और एक काम और कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, इसको K लिखिए, K Q बाई R एंड K Q बाई 3R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोटा करके हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो K Q बाई R हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/3 आ गया, यानी कि आ गया 2/3। तो 2K Q बाई 3R इज इक्वल टू V। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B को V कहा गया, ठीक है ना, तो ये V हो गया। इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया 3RV बाई 2K। ये स्फीयर पर चार्ज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और अब जल्दी से देर न करते हुए पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखने जा रहे हैं। एट पॉइंट B ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चलो भाई के फॉर्म में लिख दें, चलिए के फॉर्म में लिख दें के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि 9 आर स्क्वायर। और अब जल्दी से क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, देर ना करिए, 9 आर स्क्वायर और क्यू की वैल्यू 3 आर वी अपॉन 2 के, 3 आर वी अपॉन 2 के, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो गया, एक आर से आर की पावर कैंसिल हो गई, 3 से हमने 9 को कट किया तो नीचे 3 आ गया, इस प्रकार से ऊपर v और नीचे 6 के साथ में r, ठीक है ना। तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB यानी कि V बाई 6R। ये 3 कहाँ से आई, 3 से जब 9 को कट किया हमने जब इस 3 और इस 9 को ऑपरेट किया, कट किया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान से इसको देख लिया होगा, ठीक है ना। नोट करना चाहे तो नोट कर लिया होगा, या जो भी जैसे भी आप चाहते हैं, लेकिन कर दीजिए जल्दी जल्दी। इस सिस्टम की वजह से ओरिजिन पर हमको पोटेंशियल लिखना है, तो आइए डायग्राम तो बना हुआ लिखना है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टार्टिंग कर लीजिए, और q बाई एक्स नॉट, देन माइनस q बाई 2x नॉट, फिर प्लस q बाई 3x नॉट, यहाँ से दूरी, ये दूरी x नॉट है, ये 2x नॉट की मार्किंग है, ये 3x नॉट, ये 4x नॉट, ये 5x नॉट एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक सीरीज है। सो q माइनस q बाई 4x नॉट माइनस q बाई 4x नॉट प्लस q बाई 5x नॉट एंड सो ऑन, ये सीरीज इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x नॉट को कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये एक्चुअली log 2 होता है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। अगर इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम कैलकुलेट करें तो ये log 2 के बराबर आता है, तो इसे log 2 की सीरीज कहते हैं भाई। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी भाई, जिसने 11th-12th में मैथ वगैरह नहीं तो उसको ये बात पता नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसी सीरीज अगर कभी किसी सॉल्यूशन में बन जाए तो उसकी जगह पर log 2 लिखना चाहिए। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक अगर लिखा हो तो इसको आप लोग log 2 लिखेंगे, बेस ई पर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया, देख लिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी वजह से ये लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया, लेकिन जब इस सीरीज का आंसर आपको मालूम है तो ये ज़्यादा मैथमेटिकल तो कहीं से भी नहीं हुआ, बाकी कुछ इसमें है नहीं। चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डाइलेक्ट्रिक रॉड, एक रॉड पर जो कि डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर पदार्थ की है, जैसे कि मोम की रॉड है, ये लकड़ी की रॉड है, इस पर चार्ज Q है और उसकी लंबाई जो है वो 2L है, और यहाँ से L दूरी पर ये पॉइंट P है, हाँ ये पॉइंट P है, और हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्योंकि ये चार्ज पूरे में फैला हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली तो नहीं लिख पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि हम इस पर एक, चलिए ये डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर पदार्थ की रॉड है और हम इस पर एक छोटा सा चार्ज dq मानेंगे, ठीक है ना, और पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखेंगे, इसकी मोटाई को हम dr मानेंगे और यहाँ से डिस्टेंस को हम लोग r मानेंगे, और पहले इस छोटे से चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से
पहले हम छोटा सा पोटेंशियल एलिमेंट डिफाइन करेंगे। तो आइए पोटेंशियल एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। एट पॉइंट P स्मॉल पोटेंशियल dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r। अब dq को रिप्लेस करिए पहले तो। ये देखिए dq को पहले रिप्लेस करिए। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? पूरी लेंथ कितनी है बताओ रॉड की? 2L है और पूरा चार्ज कितना है? Q। dq ठीक है ना। तो dq को पहले रिप्लेस करो। पूरी लेंथ 2L है तो पूरा चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? Q बाई 2L होगा, है ना। इसलिए dr लेंथ पे कितना चार्ज होगा बोलो? Q बाई 2L इंटू dr। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए और जल्दी से आगे बढ़ जाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और r और dq की जगह पर Q बाई 2L और dr, ठीक है ना। अब स्मॉल पोटेंशियल एलिमेंट से पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे बोलो? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन dv, कांस्टेंट को बाहर निकालते हुए काम करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2L बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया बताइए? 1/r अंदर रह गया। 1/r dr। 1/r का 1/r dr लिमिट है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? L से लेके 3L तक लगेगी, क्योंकि पॉइंट P और रॉड की जो मिनिमम दूरी है ना, वो हाँ पॉइंट P और रॉड की मिनिमम दूरी L है और मैक्सिमम दूरी 3L है। तो लिमिट लगेगी मिनिमम टू मैक्सिमम L से लेके 3L तक। तो इंटीग्रेशन dv मतलब v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2L। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? log r। लिमिट L से लेके 3L तक। लिमिट देखिए L से लेके 3L तक की लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2L log 3r माइनस log 3L माइनस log L मतलब log 3L बाई L और log 3L बाई L मतलब log 3, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ लिया। हम लोग इसको डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो चार्ज था वो पूरी रॉड पर फैला हुआ था और फैले होने की वजह से हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने इस एक्सटेंडेड चार्ज पर एक छोटा सा चार्ज dq माना और पहले dq की वजह से पॉइंट P पर स्मॉल पोटेंशियल को डिफाइन किया, स्मॉल पोटेंशियल को लिखा। स्मॉल पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि ये चार्ज बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है और दूरी r है, तो छोटा सा एलिमेंट चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। तो ये Q क्या है बताओ? dq है, तो dq बाई r। dq को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो पूरी लेंथ कितनी है? 2L और पूरा चार्ज कितना है? Q। तो 2L लेंथ पे चार्ज Q है, तो 1 लेंथ पे Q बाई 2L। तो dr लेंथ पर, ये dr लेंथ पर कितना चार्ज हुआ? Q बाई 2L इंटू dr। dq को रिप्लेस किया, इंटीग्रेट किया, प्रॉपर लिमिट लगा दी L से लेके लोअर लिमिट L, अपर लिमिट 3L, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया। A charge of 8 millicoulomb is located at origin. Calculate the work done in taking the small charge 2 into 10 power minus 9 coulomb from a point A03 to a point 040 via point 069। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन निकालते वक्त वाया का कोई महत्व नहीं होता है, केवल महत्व होता है इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का। तो ये एक्स वाई जेड पर यहाँ पर एक पार्टिकल फिक्स है जो कि 8 मिली कूलम है और एक चार्ज को हम यहाँ से
ये R1 जिसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से पॉइंट ए से चलाकर कहाँ ले जा रहे हैं बताइए, यहाँ पॉइंट बी पर ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं, इस चार्ज Q नॉट को हम ले जा रहे हैं ए से बी। ये कितना है R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से होते हुए ले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल, हाँ ये हो गया इनिशियल सिचुएशन, और ये हो गया फाइनल सिचुएशन। और वाया मतलब यहाँ होते हुए ले जाना है, इस बात का कोई महत्व नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल का महत्व है। ठीक है ना। वर्क डन कैसे निकाला जाता है, Q नॉट V फाइनल पॉइंट का माइनस V इनिशियल पॉइंट का। ठीक है ना। तो Q नॉट V फाइनल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, और इनिशियल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। चलिए जो चीजें कॉमन आ सकती हैं उन्हें कॉमन ले लिया जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस Q नॉट कैपिटल Q आ गया, और अंदर रह गया 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है ना। ये देखिए अब केवल वैल्यू रखनी बाकी रह गई है, अपने आप भी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, केवल वैल्यू रखना बाकी है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 9 × 10⁹ और जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं वो है निगेटिव है। वर्क डन निकालते वक्त चार्ज को भी साइन रखा जाता है। तो जब हमने Q नॉट का साइन लिखा तो ये माइनस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 × 10⁻⁹ कूलम, और कैपिटल Q की वैल्यू है 8 मिली कूलम। ये देखिए कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और 1/R2 कितना 1/4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और R1 है 3 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। और ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 9 × 2 × 8 × 10⁻⁻1 समझ में आ रहा है। ये देखो 10⁻³ और ये 10⁻⁻2 कॉमन आएगा, 10⁻⁻2 कॉमन आ जाएगा, और जब इसको काटेगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो ये हो गया -9 and 2 and 8 × 10⁻⁻1, और यहाँ पर क्या बचेगा -1/12। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये लीजिए माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, और ये 72, तो यहाँ पर कितने बार कटेगा 6 टाइम्स। 9 × 8 72 हो गया, 72/12, 72 बोलिए भाई, 72/12 कितना आया 6 आया कि नहीं आया, है ना। और 6 और इंटू 2, हाँ ये 6, जब ये कट किया तो 6 आया। जब इसको कट किया तो कितना आया बताइए 6 आया, और 6 × 2 यानी कि 12 × 10⁻⁻1 यानी कि 1.2 जूल वर्क हमें करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है Q नॉट V फाइनल पॉइंट का माइनस V इनिशियल पॉइंट का। सवाल अच्छा है, सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बहुत ही रिलेवेंट है, मतलब आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार के सवालों का इंपॉर्टेंस है। जो छोटे होते हैं और एग्जाम में आने लायक वही सवाल होते भी हैं। जो छोटे होते हैं और कुछ टेक्निकली अच्छे होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, जो टेक्निकली अच्छे हों और छोटे हों। बहुत लेंदी क्वेश्चंस जिनमें कई स्टेप्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स रहते हैं, है ना, वो एग्ज़ाम में नहीं आते। वो हम लोग प्रैक्टिस कराने के लिए आपको कराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आते। उसको कराते इसलिए हैं कि उनसे जो छोटे छोटे स्टेप्स उनमें रहते हैं उनसे हमें छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला Q नॉट V फाइनल पॉइंट का माइनस V इनिशियल पॉइंट का, यानी कि VB माइनस VA,
और वाया मतलब कहीं से होकर लेकर जा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। वीबी पॉइंट चार्ज की वजह से वीबी है, उसी पॉइंट चार्ज की वजह से वीए लिखा गया है, बाद में वैल्यूज को पुट कर दिया गया। R1 R2 सेंटीमीटर में दिए होने की वजह से इनको मीटर में कन्वर्ट किया गया है। बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो गया। 1.2 जूल आपका आंसर देखिए ये लिखा हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू 1.2 जूल। तो ये हो गया आपका डे 9 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये थर्ड डीपीपी है। और अब हम लोग इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डीपीपी नंबर 4, 5, 6, 7 और जरूरत पड़ी तो 8 तक जा सकते हैं। ठीक है ना, इतना तैयार करिए आप लोग।